तो इस चैप्टर की सोल यही है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। 3 टाइप की स्ट्रेस होती हैं, उसके करस्पॉन्डिंगली 3 टाइप की स्ट्रेन्स होती हैं। 3 टाइप के मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं, यंग्स मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, और एक ग्राफ हमें याद रखना है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का। तो ये पर्टिकुलरली किसके लिए प्लॉट किया गया है? ये लीनियर लॉन्जिट्यूडनल एलिमेंट के लिए किया गया है। पॉइंट ए क्या है, पॉइंट बी क्या है, पॉइंट डी क्या है और पॉइंट ई क्या है, ये बताओ। व्हाट इज पॉइंट ए? ए है प्रोपोर्शनल लिमिट। कैसे पता? क्योंकि वहाँ तक लाइन है सीधी। बी क्या है? बी ए इज प्रोपोर्शनल लिमिट। बी क्या है? यील्ड पॉइंट। डी क्या है? डी क्या है? अल्टीमेट। देखो सबसे ऊंचा, सबसे खतरनाक वैल्यू अल्टीमेट। और ई पे टूट गया फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ तक तो इलास्टिक रीजन है, यहाँ तक दिस इज इलास्टिक रीजन। इलास्टिक क्यों? क्योंकि वापस अपनी शेप में वापस आ जा रहा है। उसके बाद बी से लेके डी तक और डी के बियॉन्ड भी इनफैक्ट ये प्लास्टिक रीजन। और डी कितना बड़ा है ये डिपेंड करता है कि उसकी डक्टिलिटी कितनी ज़्यादा होगी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखना है। तो चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखो। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ आइडियल लिक्विड्स इज, हाँ, इन्फिनिटी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी यूनिटी यानी कि 1, ऑप्शन डी सम फाइनाइट नॉन ज़ीरो वैल्यू। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझते हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज नथिंग बट बल्क मॉड्यूलस। ये बल्क मॉड्यूलस ही होता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना रिजिड है। ठीक है, अच्छा, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी मतलब उसको कितने आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। तो फ्लूइड्स में जो लिक्विड्स होते हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं या इनकम्प्रेसिबल होते हैं? लिक्विड्स कैन बी कंप्रेसिबल और नॉट। कंप्रेस किया जा सकता है इनको या नहीं किया जा सकता? याद करो, नहीं किया जा सकता ना। गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है, तो दीज आर इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। तो हमारा जो रिलेट करने वाला फॉर्मूला था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज इक्वल्स टू बल्क मॉड्यूलस इनटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो कितना ही तुम जोर लगा लो, कितना ही प्रेशर लगा लो, ये प्रेशर ही होता है ना, कितना ही प्रेशर लगा लो
इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, चेंज इन वॉल्यूम विल बी ज़ीरो, वॉल्यूम वही का वही रहेगा। तो ये वाली क्वांटिटी बहुत बड़ी होनी चाहिए जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर एक फाइनाइट वैल्यू निकल के आएगी। प्रेशर तो फाइनाइट है, लिमिट्स का कॉन्सेप्ट कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगी तब वो एक कोई फाइनाइट वैल्यू निकल के आएगी, है ना। तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुमसे कहा कि 0.000 बहुत छोटी वैल्यू है, ज़ीरो के तकरीबन, लिमिटिंग टू ज़ीरो। इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे, ये कुछ फाइनाइट वैल्यू हो जाए 5 समथिंग या 500 समथिंग, तो यहाँ पे हमें बहुत बड़ी क्वांटिटी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज़ टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो इसको याद भी रख सकते हो, नहीं समझ में आया तो, कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जो कंप्रेस नहीं हो सकते उनका इन्फिनिटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सेकंड क्वेश्चन। द मैक्सिमम लोड अ वायर a wire can withstand without breaking when its length is reduced to half of its original length. Will A part be doubled, B part be half, C part be 4 times, या D part remain same? क्वेश्चन का मतलब समझो सबसे पहले तो बढ़ेगा। तो क्वेश्चन क्या बोला था, मैक्सिमम लोड अ वायर कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो मान लो सपोज शुरुआत में ओरिजिनल लेंथ इसकी L और इस पे फ्रैक्चर हो रहा था जब ये टूट रहा था, दैट फोर्स इज F लगाया तो ये टूट गया, है ना। F से कम लगाएंगे तो नहीं टूटेगा, F पे टूट रहा था। तो हमें बताना है कि अगर इसकी लेंथ हमने आधी कर दी, एक ऐसा वायर लिया जिसकी लेंथ इसकी लेंथ से आधी है, तब कितने फोर्स पे ये टूटेगा। सेम पे टूटेगा, रीज़न बताओ। ज़्यादा लगाना पड़ेगा, रीज़न बताओ। बताओ सोचो। तो सही आंसर जयेश का है कि सेम पे टूटेगा। रीज़न बताओ, कॉमन सेंस से बोल सकते हैं वैसे तो। सर हाँ मतलब ये जैसे अगर ये पेन है उसको जितनी फोर्स से खींच रहे हैं, हाँ, वो उतनी फोर्स अगर मतलब वो हाफ जाएगा तो भी फोर्स तो उतनी ही लगेगी ना, क्योंकि वो ब्रेक देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये पहली सिचुएशन में अगर तुमने टेंशन निकाला किसी भी पॉइंट पे, तो हर पॉइंट पे सेम ही टेंशन आएगा और वो किसके बराबर होगा, जो अप्लाइड फोर्स है उसी के बराबर। ठीक है, अच्छा ये टूट ऐसा किसी पॉइंट से टूट रहा होगा, या तो यहाँ से या तो यहाँ से या तो इसकी कैपेसिटी किसी भी पॉइंट पे टेंशन F लेने की ही है,
ठीक है। अगर हमने आधा कर दिया तब भी उसकी किसी पॉइंट पे टूट रहा होगा, तो कितनी कैपेसिटी है उसकी टेंशन लेने की, एफ ही, तो एफ फोर्स ही लगाना पड़ेगा, तो ये रिमेन सेम। ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर देते हैं अगर, है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर देते, फॉर एग्जांपल ये वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और एक वायर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2a है। अब आसान किसको होगा तोड़ना, ऊपर वाले को जिसका एरिया कम है, क्योंकि स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, जितना ज़्यादा एरिया उतना कम स्ट्रेस, तो इसमें स्ट्रेस कम डेवलप होगा तो ये टूटने में दिक्कत हो जाएगी, इसे ऊपर वाला जल्दी टूट जाएगा, है ना। अच्छा, जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटीज़ होते हैं, यंग्स मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस या बल्क मॉड्यूलस, ये मटेरियल पर डिपेंड करते हैं। जैसे स्टील का यंग्स मॉड्यूलस कुछ और होगा, ब्रास का कुछ और होगा, मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखो, द रिजिड बार, अ रिजिड बार ऑफ mass m is supported symmetrically by 3 wires each of length L, those at end are of copper and the middle one is of iron. So the ratio of their diameters, if each is to have the same tension, is part A Young's modulus of copper divided by Young's modulus of iron, B under root of Young's modulus of copper divided by Young's modulus of iron, C square of Young's modulus of iron, सेकेंड ऑप्शन में यंग्स मॉड्यूलस ऑफ आयरन अपॉन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर है, फिर सी यंग्स मॉड्यूलस ऑफ आयरन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर का स्क्वायर। फिर डी यंग्स मॉड्यूलस ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर। ये सिचुएशन है। सबसे पहले तो डायग्राम बनाओ, क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ पे बोला है रिजिड बार ऑफ मास m, एक रिजिड बार है इसकी मास m है, इज सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय 3 वायर्स। तो ये हमारे पास रिजिड बार है, 3 वायर से सपोर्टेड है सिमेट्रिकली।
मतलब एक वायर इधर, एक वायर बीच में और एक वायर यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दोज एंड तीनों की लेंथ एल है, सभी एल 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 लेंथ के हैं। फिर दोज आर एट एंड ऑफ कॉपर, तो ये कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, एंड द मिडिल वन इज ऑफ आयरन, ये आयरन का है। द रेशियो ऑफ द डायमीटर इफ ईच इज टू हैव सेम टेंशन इज, तो हमें उनके रेशियो ऑफ डायमीटर बताने हैं। कॉपर का डायमीटर डिवाइडेड बाय आयरन का डायमीटर, इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है। गिवन कंडीशन क्या है कि तीनों में टेंशन बराबर है, इसमें भी टेंशन वही है, इसमें भी टेंशन वही है और इसमें भी टेंशन वही है, तीनों में टेंशन बराबर है। तो हमें डायमीटर बताना है, तो क्या करेंगे इसमें, तीनों में टेंशन बराबर। गलत बात है, स्ट्रेस सेम नहीं, फोर्स सेम। तो देखो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये सेम है। और हुक्स लॉ क्या बोलता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन। अब गौर से देखो, ये अगर स्ट्रेच हो गए, हल्के बहुत स्ट्रेच हो गए थोड़े से, तो सभी में एक्सटेंशन बराबर ही आएगा, तो स्ट्रेन भी सेम रहेगा तीनों में। तो दिस इज सेम इन ऑल थ्री। ठीक है, और ये सेम है, फोर्स सेम इन ऑल थ्री। तो बचा क्या, एरिया ही यंग्स मॉड्यूलस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉड्यूलस। तो इसको लिखने का क्या तरीका है कि एरिया ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ आयरन इज इक्वल्स टू यंग्स मॉड्यूलस ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर। ये समझना है, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ कॉपर को कैसे लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर बाय 4। सिमिलरली एरिया ऑफ आयरन इज पाई डी ऑफ आयरन का स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू यंग्स मॉड्यूलस ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर। तो पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, और इस तरफ लेके अंडर रूट लगा दिया, इसका भी अंडर रूट और इसका भी अंडर रूट। तो ये हो गया डी कॉपर अपॉन डी एफ ई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वाई एफ ई डिवाइडेड बाय वाई कॉपर, मतलब ये वाला ऑप्शन बी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ग्राफ दिया हुआ है स्ट्रेस स्ट्रेन का, उसमें दो मटेरियल्स के ग्राफ प्लॉटेड है, मटेरियल 1 और मटेरियल 2। सो वी हैव टू टेल विच इज़ मोर डक्टाइल मटेरियल आउट ऑफ दीज टू। ठीक है, एंड यू हैव टू टेल किसका यंग्स मॉड्यूलस ज़्यादा है, पहले का या दूसरे का। तो मोर डक्टाइल में तो ये फर्स्ट, क्योंकि इलास्टिक पॉइंट से फ्रैक्चर पॉइंट तक की दूरी इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है। तो ये समझ में आया, फर्स्ट वाला इलास्टिक ज़्यादा डक्टाइल हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन में हमें बताना है यंग्स मॉड्यूलस किसका ज़्यादा है, पहले वाले का या दूसरे का। तो यंग्स मॉड्यूलस कैसे देखते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ से यंग्स मॉड्यूलस कैसे देखते हैं, है ना। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो मतलब क्या क्या देख के कैसे बताएं। यंग्स मॉड्यूलस तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो वो क्या क्वांटिटी होती है, वो है स्लोप ना। तो इलास्टिक रीजन में स्लोप किसका ज़्यादा है, इसका या इसका। तो सेकंड वाले का ज़्यादा है, तो सेकंड का यंग्स मॉड्यूलस ज़्यादा है। ठीक, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ लिख लो इसको कहीं, इन लीनियर रीजन गिव्स यंग्स मॉड्यूलस। तो क्लियरली इसका स्लोप ज़्यादा है, देखो इसका एंगल ये ज़्यादा बन रहा है, इसका कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, उसको इन 3 तरीके से होल्ड किया हुआ है। एग्जैक्टली सेम रेक्टेंगुलर प्लेट है, एक में रस्सी से ऐसे होल्ड किया गया है, दूसरी सिचुएशन में ऐसे, तीसरी सिचुएशन में ऐसे। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो बताना है कि टेंशन ज़्यादा किस में होगी। द टेंशन विल बी मोस्ट इन विच, या तीनों में सेम होगी। तो देखो ये किसको बैलेंस कर रहे हैं, सेम चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं। मतलब लेट्स से इसका मास m है, तो तीनों mg को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स से पहली सिचुएशन में टेंशन है T1, तो T1 का एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, ये हो जाएगा T1 cos थीटा, ये भी T1 cos थीटा, और ये T1 sin थीटा, T1 sin थीटा। तो एक दूसरे को ये तो बैलेंस कर गए, नहीं दोनों एक दूसरे को बराबर कर गए, और ये दोनों T1 cos थीटा और T1 cos थीटा mg को बैलेंस कर देंगे। तो 2T1 cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। तो यहाँ से T1 क्या आ गया, mg अपॉन 2 cos थीटा, ये हो गया। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन में देखो, यहाँ पे लेट्स से टेंशन है T2, तो ये तो वर्टिकली है, यहाँ तो कोई कंपोनेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो T2 और T2 मिलके mg को बैलेंस कर रहे होंगे। तो T2 इज इक्वल्स टू mg/2। ठीक है, इस वाली सिचुएशन में लेट्स से टेंशन है इधर T3, और ये वाला एंगल है थीटा,
तो डायरेक्टली लिखते हैं T3 के कंपोनेंट्स आएंगे साइन थीटा वाले जो mg को बैलेंस कर देंगे। तो T3 इज इक्वल्स टू mg/2 साइन थीटा। तो अब देखो यहाँ पे क्या है mg/2 cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? cos थीटा 1 से तो छोटा ही होता है। तो इसमें टेंशन होगी mg/2 से ज़्यादा। ये बात समझ में आ रही है? मतलब ये जैसे mg/2 है और कुछ भी नंबर है जैसे 5 कुछ भी नंबर है, उसको अगर अपन 1 से कम नंबर से डिवाइड करेंगे लाइक से 0.7 तो उसकी वैल्यू 5 से ज़्यादा आएगी। ये बात समझ में आ रही है? अगर 1 से बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू 5 से कम आएगी, है ना? तो ये cos थीटा क्या है 0 से 1 के बीच में, तो इसकी वैल्यू mg/2 से ज़्यादा आएगी। तो T1 इज़ ग्रेटर देन mg/2। ठीक है, ये तो mg/2 ही है दूसरा वाला। और तीसरा वाले में भी साइन थीटा 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो T3 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन mg/2। तो ये और ये तो इससे ज़्यादा ही है। ठीक है, तो मैक्सिमम तो हम नहीं बता सकते अंटिल अनलेस हमें थीटा नहीं पता हो। ठीक है, हो सकता है थीटा इसका कम हो, तो इस क्वेश्चन कर लो ऐसा विल बी लीस्ट इन, लीस्ट जरूर बता सकते हो इसमें लीस्ट होगी। तो आंसर इज बी। टॉपिक समझते हैं। इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर। तो वायर को हम स्ट्रेच कर देते हैं, इसमें कुछ स्ट्रेच आ जाता है फोर्स लगा के, तो उसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे स्प्रिंग में एक एनर्जी स्टोर हो जाती थी इसको खींचने की वजह से। इसको हम स्प्रिंग से कंपेयर कर रहे हैं कि लेट्स से हमारे पास एक स्प्रिंग थी, नेचुरल लेंथ में थी अपने, उसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया। कितने से स्ट्रेच कर दिया? लेट्स से डेल्टा एक्स से। तो कितनी उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती थी? पोटेंशियल एनर्जी हाफ के जितना भी स्ट्रेच है उसका स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? ऐसे ही अगर एक वायर है, अच्छा ऑफ कोर्स ये फोर्स लगा के स्ट्रेच किया होगा इसे। सिमिलरली एक वायर है, उसको हमने स्ट्रेच कर दिया फोर्स लगा के, तो फोर्स लगाने की वजह से उसकी लंबाई बढ़ गई। डेल्टा एल से। तो हम उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को कुछ ऐसे लिख पाएंगे, हाफ के डेल्टा एल स्क्वायर। लेकिन वहाँ तो वो स्प्रिंग कांस्टेंट हुआ करता था, ये के क्या था? ये के था स्प्रिंग कांस्टेंट, उसकी स्टिफनेस।
वैसे यहाँ पे ये इसकी स्टिफनेस, इलास्टिक स्टिफनेस होती है वायर की, के इज इलास्टिक स्टिफनेस ऑफ वायर। तो इसको नोट करो, कंपेयरिंग विद स्प्रिंग। This is elastic potential energy of spring and this is elastic potential energy of wire. And in terms of Young's modulus, इसका Young's modulus y है, क्रॉस सेक्शन एरिया a है और लेंथ l है। ये जो k है दैट इज YL/A, ये स्टिफनेस होती है इसकी। YL/A नहीं, YA/L। तो इसको याद करने का एक आसान तरीका भी है। U ऑफ वायर कैन बी रिटन एज हाफ इंटू K, K है YA/L इंटू डेल्टा L का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसको हमने क्या कैसे लिख दिया, हाफ इंटू YA/L को ऐसे लिखो, यहाँ पे L यहाँ लिख लो इसे, इसकी वजह, और ये डेल्टा L हटा लो एक तरफ। तो ये डेल्टा L/L क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रेन। ठीक है, सो इट इज हाफ इंटू, ये समझ में आ रहा है ना, लिखते चलो साथ में। और कुछ नहीं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए अपन ने, हाफ के डेल्टा L स्क्वायर में K की वैल्यू रख दी यहाँ पे YL/A, और इस डेल्टा L में से एक डेल्टा L ले लिया क्योंकि वो स्ट्रेन बन जा रहा था, तो अभी उसको स्ट्रेन के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया A, डेल्टा L इधर लिख दो, और ये स्ट्रेन है यहाँ पे, तो इसको ऐसे ही स्ट्रेन लिख दो। अब ये A डेल्टा L क्या है, इसको समझते हैं, इसको गौर से देखो। A डेल्टा L, तो इट इज़ एरिया मल्टीप्लाई, क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन लेंथ। तो अगर ये हमारा वायर था और इसमें इजाफा डेल्टा L आ गया था, तो हम डेल्टा L को इस A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे सिलेंडर में याद करो, ये एरिया होता था पाई आर स्क्वायर, और लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते थे तो पाई आर स्क्वायर L क्या बन जाता था, वॉल्यूम। तो ये A डेल्टा L इज नथिंग बट कितना चेंज इन वॉल्यूम आया है, दिस इज चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज हाफ इंटू Y इंटू वॉल्यूम इंटू स्ट्रेंथ। कुछ डायमेंशनली इनकरेक्ट आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ। K की जगह हमने YA/L लिखा,
वाई ए बाई एल ही लिखा, तो वाई इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। हाँ ठीक है, सही है, यंग्स मॉड्यूलस भी है ना यहाँ पे। तो देखो ये क्या निकल के आया, यू ऑफ वायर। तो इस वॉल्यूम को अगर अपन इस तरफ ले आए तो बहुत आसान सा फॉर्मूला बन जाएगा ये। तो इट इज़ यू ऑफ वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज हाफ इंटू स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, और भी एक और आसान तरीका है इसको याद रखने का, यहीं पे ख़त्म नहीं होती है बात। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग्स मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन। तो हम यंग्स मॉड्यूलस को क्या लिख सकते हैं, यंग्स मॉड्यूलस को लिख सकते हैं स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ये लिख सकते हैं। तो स्ट्रेन से स्ट्रेन कट जाएगा तो स्ट्रेस बचेगा यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है। एक मिनट, लेट मी फिगर इट आउट। वाई ए यंग्स मॉड्यूलस ए बाय एल लिखा वहाँ पे हमने, तो हाफ के डेल्टा एल स्क्वायर, एक डेल्टा एल इधर कर दिया तो ये स्ट्रेन बन गया, स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉड्यूलस स्ट्रेस बन गया, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। यंग्स मॉड्यूलस गायब कर रहे हैं अगर, तो ये क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन से स्ट्रेन कट, हाँ ये एक्चुअली ये अगर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में तो ये हाफ इंटू स्ट्रेस हो जाएगा, जो कि गलत है। हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन आना चाहिए फॉर्मूला। तो किताब में गलत कर दिया या कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। वॉल्यूम से डिवाइड किया यहाँ पे, तो वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा एल। ओके देखो ये गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ पे। ये जो चेंज इन वॉल्यूम है ना, इसको नहीं लेना है, ठीक है, इसको मिटाओ एक मिनट, ये सब गलत है। यहाँ पे हमें टोटल वॉल्यूम लेना है, इसका एरिया ए और लेंथ है। टोटल वॉल्यूम वाली ही बात करनी है यहाँ पे, चेंज इन वॉल्यूम की बात नहीं करनी है। सो दिस इज टोटल वॉल्यूम ए इंटू एल, नॉट चेंज इन वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पे U डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इज हाफ वाई ए बाय एल डेल्टा एल। ये तो एज इट इज़ वही का वही लिख दिया जो इधर लिखा हुआ है, और अब वॉल्यूम से डिवाइड करना है इसे, वॉल्यूम से डिवाइड करना है यानी कि ए इंटू एल। अब देखो अब ये जम जाएगा फॉर्मूले में। सो ये जो क्वांटिटी है ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको अपन एक नया नाम दे देते हैं जिसे कह देते हैं एनर्जी डेंसिटी। जैसे जो एल है मतलब वो मिटा दो, काट दो उसे। अब ये जो यहाँ लिखा है ना ये वॉल्यूम, दिस इज ए इंटू एल, ठीक है, दिस इज वी, वॉल्यूम इज ए इंटू एल। तो एनर्जी डेंसिटी जो है, एनर्जी डेंसिटी किससे कहा गया, जैसे मास डेंसिटी थी मास पर यूनिट वॉल्यूम, वैसे एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये बहुत ही इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, हाफ इंटू, अब इसको मैनिपुलेशन को देखो, 2 L आ गए यहाँ और 1 A आ गया, तो देखना हाफ इंटू वाई इंटू ए, 1 L तो इसके साथ लगा दिया डेल्टा L बाय एल, और 1 L इसके साथ और लगा दिया डेल्टा L बाय एल। 2 स्ट्रेन्स आ गई यहाँ पे, ठीक है, और नीचे जो A है वो A से कट गया, तो यहीं पे कट गया ये। सो इट इज़ हाफ इंटू यंग्स मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, ठीक है, दिस इज एनर्जी डेंसिटी। इसको इस फॉर्मेट में याद नहीं करना है, और इजी फॉर्मेट है एक। तो यंग्स मॉड्यूलस की क्या लिख सकते हैं अपन, यंग्स मॉड्यूलस कैन बी रिटन एज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। तो एनर्जी डेंसिटी इज हाफ इंटू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो एनर्जी डेंसिटी इज हाफ इंटू
स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, इसको याद रखना है। और एनर्जी को स्पेसिफिकली एनर्जी पूछेगा तो फिर कैसे निकालना है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और जहाँ पर वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम है, नॉट चेंज इन वॉल्यूम बट टोटल वॉल्यूम। लिखो एक क्वेश्चन। A steel wire 4 meter in length, a steel wire 4 meter in length, a steel wire 4 meter in length is stretched through 2 millimeter, is stretched through 2 millimeter. The cross section area of the wire is, the cross section area of the wire is 2 millimeter square. The cross section area of the wire is 2 millimeter square. If Young's modulus of steel is, if Y of steel is 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square, 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square, find energy density of the wire, find energy density of the wire and energy stored in the wire, and energy stored in the wire. तो यहाँ पे 4 मीटर का वायर है और 2 मिलीमीटर का स्ट्रेच आ गया उसमें। तो ये डेल्टा एल है, ये एल है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिया हुआ है 2 मिलीमीटर स्क्वायर। और 1 सेंटीमीटर में 10 mm, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है और 100 mm में वो होता है 1 मीटर। यंग्स मॉडुलस दिया उसका 2 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है, एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी स्टोर। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेन तो दी हुई है यहाँ पे, स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, तो मॉड्यूलस दिया हुआ है। तो स्ट्रेस को सबसे पहले अपन उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, हाफ
स्ट्रेस कैन बी रिटन एज स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉड्यूलस, तो यंग्स मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन, और एक और स्ट्रेन है तो हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, तो हाफ है, वाई है 2 इंटू 10⁻11 और स्ट्रेन है डेल्टा एल यानी 2 मिलीमीटर, तो यूनिट का ख्याल रखना पड़ेगा, 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 4 और उसका भी स्क्वायर, ये तो स्ट्रेन लिखी हुई है बट स्ट्रेन का स्क्वायर है, तो ये आने वाला है अपना एनर्जी डेंसिटी, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे देखो 10⁻11, यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो 2, तो अपॉन में 2 है उसका स्क्वायर तो 4, अब 10⁻³ का स्क्वायर है तो 10⁻⁻6, तो 11 में से 6 गया तो 5, तो 10⁻⁴/4 दीज मैनी जूल्स पर मीटर क्यूब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये तो पहले पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड में क्या फाइंड करना है, एनर्जी, तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी तो निकाल ली हमने, ये एनर्जी डेंसिटी है 10⁵/4 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है इसका 4 इंटू 2 mm², तो 4 इंटू 2 mm का स्क्वायर, तो 2 mm² वो कन्वर्ट करेंगे उसमें, तब जूल्स में आंसर आएगा, तो 10⁻⁴ से 4 कट गया, ये 10⁻⁵ 2, अब mm का स्क्वायर है, 1 mm होता है 10⁻⁻3, उसका भी स्क्वायर तो -6, तो ये हो जाएगा 10⁵ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6, तो ये 2 इंटू 10⁻⁻1 यानी कि 0.2 जूल्स। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो हमारे पास मतलब एक वायर है, इट इज़ काइंड ऑफ अ कंपोजिट वायर, एक बना हुआ है स्टील का और उसका दूसरा पार्ट बना हुआ है कॉपर का। वो दोनों को मतलब दोनों क्या, एक ही वायर है बट दो मटेरियल का बना हुआ है, उस पर फोर्स लगाया, लेंथ दोनों की सेम है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, ठीक है। स्टील और कॉपर ना करते हुए इसको 1 और 2 कर लो, क्योंकि जरूरी नहीं स्टील और कॉपर कुछ भी हो सकते हैं। और जो यंग्स मॉड्यूलस है इसका दैट इज़ y1 और इसका है वो है y2, एंड इट इज़ गिवन दैट y1 इज ग्रेटर देन y2। तो ये बताना है कि ज़्यादा स्ट्रेच किस में आएगा,
डेल्टा एल 1 का ज़्यादा होगा या 2 का? ज़्यादा स्ट्रेच किस में आएगा? वन का 2 से बड़ा है। बाकी सब दोनों के डायमेंशंस एकदम सेम है, दोनों वायर के, दोनों की लेंथ बराबर है, क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर है, सब बराबर है। और यहाँ पे एकदम प्रॉपरली वेल्डेड है, टूटने की कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो स्ट्रेस किस में ज़्यादा होगा, इसमें या इसमें? तो स्ट्रेस डिपेंड करेगा कि टेंशन किस में ज़्यादा है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया तो दोनों का सेम ही है, तो टेंशन तो दोनों में बराबर ही होगी। यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, कहीं भी देख लो, कहीं भी एफबीडी बना लो, टेंशन बराबर आएगी, क्योंकि सीरीज़ में कनेक्टेड है दोनों, और दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तो दोनों में स्ट्रेस सेम आएगी। यानी कि स्ट्रेस इज़ 1 इज़ स्ट्रेस इन 2, जो पहले में स्ट्रेस है वो दूसरे में स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल होता है? स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन। तो अगर ये वाली क्वांटिटी कांस्टेंट है तो यंग्स मॉड्यूलस या स्ट्रेन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉड्यूलस। मतलब जिसका ज़्यादा यंग्स मॉड्यूलस होगा उसका स्ट्रेन कम होगा, मतलब उसमें कम इलोंगेशन होगा। तो किस में होगा कम इलोंगेशन? पहले वाले का ज़्यादा है, इसका मतलब दूसरे वाले का इलोंगेशन ज़्यादा होगा। ये समझ में आ रहा है? इसको ऐसे समझ सकते हो, यंग्स मॉड्यूलस जितना ज़्यादा उतना टफ उसको खींचना, उतनी उसकी स्टिफनेस ज़्यादा। तो एरिया और लेंथ वगैरह सेम है, और यंग्स मॉड्यूलस एक का ज़्यादा है, तो दूसरे वाले को स्ट्रेच करना ज़्यादा आसान होगा, तो ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है तुम्हें और सबमिट करनी है। नेक्स्ट क्लास में अब जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं वो सब आइसोलेटेड टॉपिक्स हैं, मतलब ये इतना ही किया, इसका कोई आगे यूज़ नहीं आएगा। अलग ही फ्लूइड मैकेनिक्स में अलग ही कुछ निकल के आएगा, तो इसको अभी ही ख़त्म कर दो, क्योंकि इसके बाद कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो रिपीट होंगे इसमें। 21 नहीं, 4-5 तो ऑलरेडी कर। चलो कितने कर पाओगे तुम बताओ अपना। 21 कर लो, मतलब परसों देना है। हाँ, अरे 21 का ट्राई करो, 20 हो जाए, 19 हो जाए, 15 हो जाए, 10 कुछ तो हो।